नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। यूजीसी नेट के आधारित सिलेबस जो लोक प्रशासन का है उसका यूनिट 3 आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे। जो पूर्व के वर्षों में कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे हैं जो पूर्व के वर्षों के परीक्षाओं में आ चुके हैं, कुछ नए प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस पर आधारित लोक प्रशासन का यूनिट 3। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिनमें शामिल नहीं है। ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री या डी कैबिनेट उप मंत्री। तो कैबिनेट उप मंत्री मंत्री की श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति है? एंड ऑप्शंस हैं ए आर्थिक मामलों की समिति, बी राजनीतिक मामलों की समिति, सी संसदीय मामलों की समिति या डी नियुक्ति समिति। दोस्तों ऊपर में 2014 2016 अगर कहीं पे इस तरह लिखा हुआ दिख रहा है तो ये समझना है कि ये प्रश्न पूर्व के इस वर्ष में यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है। और इसके प्रश्न का पहला जवाब समझ लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति कौन सी है। तो यह है राजनीतिक मामलों की समिति, जो देश की सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण रखती है या कहिए सरकार को या प्रधानमंत्री को सुझाव देती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? और ऑप्शंस है राष्ट्रपति सचिवालय, बी प्रधानमंत्री सचिवालय, सी संसद सचिवालय या डी मंत्रिमंडल सचिवालय। तो विभिन्न मंत्रालय और विभागों में कार्यों का बंटवारा, ठीक है, मंत्रियों को कार्यों का नहीं, मंत्रालय और विभागों में कार्य का बंटवारा कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और इसका सही आंसर है डी मंत्रिमंडल सचिवालय। आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भी इसे भारतीय प्रशासन के मेरुदंड के रूप में प्रशासन का आधार स्वीकार किया जाता है। भाई किसे किया जाता है? और ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी जिलाधीश। जिलाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो भी है, डिप्टी कमिश्नर, वो जिलाधीश ही हैं जिसे आज भी मेरुदंड प्रशासन का माना जाता है। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है, नीति निर्धारण तथा प्रशासन संबंधी विषयों में मंत्री का मुख्य सलाहकार निम्न में से कौन होता है? मंत्री का मुख्य सलाहकार, ठीक है। ऑप्शन है ए अतिरिक्त सचिव, बी संयुक्त सचिव, सी सचिव या डी निजी सहायक। तो सचिव प्रमुख सलाहकार या मुख्य सलाहकार होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में समझौता ज्ञापन प्रणाली की सिफारिश की गई? ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी एन विट्ठल समिति या डी अर्जुन सेन गुप्ता समिति। और अर्जुन सेन गुप्ता समिति ही इसकी सिफारिश की गई थी। समझौता ज्ञापन यानी जिसे आप लोग एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं वो। ओम्बुड्समैन शब्द किस भाषा का है? इसका आंसर पता होना चाहिए। ये चूँकि ओम्बुड्समैन एक पोस्ट है जिसको आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लोकपाल, तो ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस समिति आयोग ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकरण और राज्य लोक सेवा अधिकरण के गठन का सुझाव दिया था? और ऑप्शन है ए अलग समिति, बी सतीश चंद्रा समिति, सी प्रशासनिक आयोग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यूपीएससी का ट्रिब्यूनल और स्टेट पीसीएस का ट्रिब्यूनल के लिए गठन का सुझाव सेकेंड एआरसी कमीशन दिया था। नौवां प्रश्न है, राज्य मुख्यालय तथा जिला के बीच प्रशासन एक मध्यवर्ती स्तर बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है के संथानम समिति, बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सी सरकारिया आयोग या डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यह भी सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? एक संवैधानिक है निकाय है या सांविधिक निकाय है या न्यायिक संस्था है या कार्यकारी निकाय है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है। प्रशासनिक मामलों में न्यायालयों के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है?
किस आधार पर नहीं करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान की क्षेत्र, एक तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की कमी का कोई मामला नहीं, कानून की त्रुटि का भी नहीं, सत्ता के प्राधिकार की त्रुटि का भी नहीं। तो 9वीं अनुसूची के अधीन जो अधिसूचित मामले होते हैं वो न्यायालय में चैलेंजेबल नहीं है। ये जो संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था 1951-52 में, उसी चीज में ये इसको इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो जब आप इंडियन पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ेंगे अनुसूचियों के मामले में, तो जो 9वीं अनुसूची है वो पहली बार जोड़ा ही गया था प्रथम संविधान संशोधन से, और इसी में जमींदारी उन्मूलन कह दीजिए या जमीन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जनहित याचिका की उत्पत्ति एवं विकास विश्व के सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। जनहित याचिका यानी कि जिसे आप लोग आजकल PIL के नाम से हम लोग कह रहे हैं, PN भगवती जो अपने यहाँ जस्टिस थे, ये उन्हीं की सोच की उपज थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति और विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि संविधान उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं करता है, फिर भी उप प्रधानमंत्री भारत में नियुक्त किए गए हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री वही है जिनकी विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है किसके। तो लोकसभा सचिवालय तो लोकसभा अध्यक्ष के आएगा, तो डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद निम्न में से किसके समकक्ष होता है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष उनका पद बनाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, लोकसभा प्रशासनिक संगठन का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। ये किसका कथन है। तो ये भाई LD वाइट का, प्रोफेसर वाइट का ये कथन कहा गया है। ठीक है, आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारत में किशोर न्यायालय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाया गया था। ठीक है, ये 2000 में ही अपनाया गया था। 2000 अचानक से इसीलिए याद है कि इसी वर्ष देश में 3 नए राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुलिस प्रशासन संविधान की वर्णित 7वीं अनुसूची किस सूची में है। ठीक है, यानी पुलिस प्रशासन 7वीं अनुसूची के किस सूची में है, यानी कि वो संघ सूची में है, राज्य सूची में है, संवर्ती सूची में है या अवशिष्ट सूची में है। तो इसका आंसर तो पता होगा कि पुलिस प्रशासन राज्य सूची में आती है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। क्षेत्रीय परिषद आप जान रहे हैं, अभी आर्टिकल 263 क्षेत्रीय परिषद में अमेंडमेंट किया गया है, यानी अमेंडमेंट की मतलब उसके समिति के सदस्यों में, और इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय निम्नलिखित में से क्या है। संवैधानिक संस्थान नहीं, सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण या सहायक अभिकरण। क्या है। तो ये सूत्र अभिकरण है। ठीक है, लाइन एजेंसी है। और अब प्रश्न 21 से 30 तक वही कूट वाली होगा, यानी कि कथन ए और कारण आर से है। तो आप इसे आराम से कॉपी में लिख लेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे और उसके आंसर को बनाएंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। 21वां प्रश्न है, कथन ए, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक को सदन के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कथन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आएगा। वास्तव में राज्यसभा द्वारा धन विधेयक की स्वीकृति मात्र औपचारिक एवं नैतिक प्रक्रिया है, यानी कि कथन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कथन ए गलत और आर सही है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ये 2018 में पूछा गया था। कथन ए, किसी राज्य का मुख्य सचिव वहां के सचिवालय का केंद्र बिंदु होता है। बिल्कुल सही है। और कारण आर है कि उसका उस राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये दोनों सही है, और आर जो है ये की सही व्याख्या भी होती है। तो आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा
भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। कारण आर में है, प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति और उसके स्थानों में प्रांतीय स्वराज की स्थापना की गई। तो ये भी कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है, तो ए इसका सही आंसर होगा। 2018 में भी प्रश्न आ चुका है। न्यायिक सक्रियता प्रशासन को सरल एवं कारगर बनाना, आम नागरिकों की शिकायतों को कम करना तथा विकास के मार्गों को बढ़ाता है। न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, और एक होता है जुडिशियल रिव्यू, तो ये एक्टिविज्म की बात हो रहा है। और कारण आर है, नागरिक प्रशासनिक जातियों के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाते हैं। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 2014 का प्रश्न ए सही आंसर होगा इसका। 16 का प्रश्न है। आते हैं 25वां प्रश्न है, कथन है, नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। कारण आर, नीति आयोग समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष बल देता है। ये सही व्याख्या नहीं करता है कारण, तो आंसर बी। अगला प्रश्न है यानी 26वां, लोक नीति का संप्रयोजन। लोक नीति एक संप्रयोजन क्रिया है जिसे व्यक्ति अथवा समूह किसी समस्या से निपटने हेतु निरंतर अपनाते हैं। कारण आर, नीति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से समाज मानव व्यवहार को स्वीकार दिशा में विनियमित तथा संयोजित करने का प्रयास करता है। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, लोक सेवा को राजनीतिक व्यवस्था जिसमें यह कार्य करती है कि उपव्यवस्था के रूप में समझा जाता है। कारण आर, नौकरशाहों का व्यवहार राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति द्वारा निर्मित होने के लिए बाध्य है, और ये सही व्याख्या कर रहा है, तो ए इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, कथन ए, एक मंत्रिमंडलीय पद्धति की सरकार में प्रधानमंत्री समानों में प्रथम होता है। और कारण आर, साझा सरकार में उसकी स्थिति का राजनीतिक दलों के हावी नेताओं के कारण ह्रास हुआ है। ठीक है, ह्रास यानी कि गिरावट हुआ है, तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है कारण कथन का, तो आंसर बी होगा। 29वां प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों के लिए वर्ष 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। और कारण आर, इस समिति ने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 87 में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी थी, तो व्याख्या सही नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आप इसका सही आंसर बताइए कि सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो 1983 में गठित हुई थी, अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य संविधान में संशोधन करके सौंपे जा सकते हैं। कारण आर, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए पदों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पदों की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं होगा। कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए पदों के आरक्षण के मुद्दे यूपीएससी के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो कथन ए तो सही हो सकता है, लेकिन कथन आर बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया कि कथन ए तो गलत है, लेकिन पिछड़ी जातियों से संबंधित पदों के आरक्षण का मामला यूपीएससी के पास सचमुच भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी ए गलत है और आर सही है। इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों ये 30वां प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न था। फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो फिर हम मिलेंगे अगले यूनिट 4 में या किसी अन्य वीडियो के साथ, जो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल 263 पे होगा। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।